हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। इससे पहले कि जो 3 वीडियोज़ हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोस की लिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आई होप आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और हमें किस तरह से ये हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए लाभदायक हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एयर से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एयर में क्या कंटेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है उसको जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से क्लाइमेट को, मौसम को कैसे कंट्रोल में करता है। या फिर हमने पढ़ा है कि जो मूवमेंट्स, जो विंड की मूवमेंट्स है वो किस तरह से हमारे जीवन को आगे चलाती है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि रेन क्या है, किस तरह से रेन बनती है और हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन किस तरह से होता है और हम कैसे मतलब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमने पानी के बारे में पढ़ा कि पानी किस तरह से एक वंडरफुल लिक्विड है, किस तरह से बनता है और किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया है। अभी तक हम कर चुके थे मिनरल्स रिचेस इन सॉइल, मतलब जो मिट्टी है वो किस तरह से बनती है, उसमें जो अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं वो किस तरह ऐड ऑन होते हैं। देन हमने पढ़ा बायो जियो केमिकल साइकिल्स, मतलब अलग अलग जो साइकिल्स हैं हमारी पृथ्वी पे जो अलग अलग टाइम पे होते हैं, उन साइकिल्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वाटर का साइकिल रेन से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद वो ज़मीन पे आता है, ज़मीन से वापस वो समुंदर में जाता है और सबसे पहले वो समुंदर से इवेपोरेशन से ये साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे हमारा 14.4.2 द नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए ध्यान से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। The nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere, and nitrogen is also a part of many molecules essential to life like proteins। मतलब जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे जो एटमॉस्फेयर मीन्स जो हमारा वातावरण है उसका 78% जो है, उस वातावरण की गैसों का 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन गैस है वो कितने ही हमारे जीवन के जो प्रोटीन्स हैं, जो हमारे जीवन को ज़िंदा रखने के लिए प्रोटीन्स हमें चाहिए, उन प्रोटीन्स का भी एक बड़ा हिस्सा बनती है। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए एंड सम विटामिन्स। नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो फाउंड इन बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स सच एज एल्कोलाइड्स एंड यूरिया ऑल्सो। मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये हमारी लाइफ के लिए, जो हमारी बॉडी है उसको ग्रो करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि प्रोटीन्स हुआ, उसमें भी नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का डीएनए और आरएनए होता है उसमें भी नाइट्रोजन है, और कुछ विटामिन्स भी होते हैं जिनमें भी नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो कई तरह कुदरती तौर पे मिलने वाले कंपाउंड्स में, जैसे कि एल्कलॉइड्स या यूरिया हुए, तो कुदरती तौर पे जो मिलने वाले कंपाउंड्स हैं उनके बीच में भी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन इज दस एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। मतलब इसीलिए जो नाइट्रोजन है ये हर तरह के जीवन के लिए, हर रूप के जीवन के लिए एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट माना जाता है। एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ़ ऑल दीज लाइफ फॉर्म्स कुड यूज़ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। और हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती अगर जो ये सब चीज़ें, जो जितने भी जीव जंतु हैं, ये हवा में रहने वाली नाइट्रोजन को सीधे से ही यूज़ कर पाते। हाउ एवर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया एंड लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द comparatively inert oxygen molecule into the forms like nitrates
and nitrites which can be taken up and used to make the required molecules। मतलब अगर ऐसा होता कि हमारा जो नाइट्रोजन है जैसे हवा में डायरेक्टली अवेलेबल है, अगर हम उसे यूज़ कर पाते तो बहुत आसान होता, परंतु ऐसा नहीं होता। कुछ फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया की, जैसे कि राइजोबियम, आपने क्लास 7th में 6th में भी इसके बारे में पढ़ा है। जैसे कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इसके अलावा कुछ और इस तरह के बैक्टीरियाज हैं मिट्टी में, वो क्या करते हैं, वो जो इनर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है, जो मतलब हवा में नाइट्रोजन होती है, उसको वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदलते हैं, मतलब वो उसको सॉल्यूबल नाइट्रोजन में बदल देते हैं, विच कैन बी टेकन अप एंड यूज्ड टू मेक द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स। और ये जो जिसे बोलते हैं सॉल्यूबल जो नाइट्रोजन होती है, इसको प्लांट्स और पौधे आसानी से ले पाते हैं। दीज नाइट्रोजन fixing bacteria may be free living or may be associated with some species of dicot plants। तो डाइकोट प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जो है जड़ों में गांठों वाली चीज़ें उगती हैं, जैसे आलू हुआ, जैसे अरबी हुई, मतलब वो पौधे जो ज़मीन के नीचे जो सब्जियां उगती हैं एक तरह से। तो कहते हैं ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये या तो मिट्टी में फ्रीली रहते हैं, या फिर जो डाइकोट प्लांट्स, मतलब वो प्लांट्स जिनकी जड़ों में गांठों जैसी चीज़ें उगती हैं, उनके बीच में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। जो अक्सर ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं अक्सर दालों के पौधों की जड़ों में मिलते हैं। जनरली द प्लांट्स विच गिव अस पल्सेस, मतलब वो वाले पौधे जो हमें दालें देते हैं। इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। और ये किस फॉर्म में होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं जिन्हें कि रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। अदर देन दीज बैक्टीरिया the only other manner in which the nitrogen molecule is converted into nitrates and nitrites is by physical process। इन बैक्टीरिया के अलावा जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में जो है वो केमिकल, मतलब खुद हम इंसान अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा ही बदल पाते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स created in the air convert nitrogen into the oxides of nitrogen। या फिर जब बिजली चमकती है तो उस केस में जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हवा में नाइट्रोजन होती है वो ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बदल जाती है। दीज ऑक्साइड्स डिज़ोल्व इन वाटर। और ये जो ऑक्साइड्स होती हैं ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स। और उससे क्या बनता है, उससे बनते हैं नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड्स। एंड फॉल ऑन लैंड अलॉन्ग विद रेन। और ये जब हवा में ऐसा होता है तो ये बारिश के साथ नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड जो ज़मीन पे गिर जाते हैं। दीज आर देन यूटिलाइज्ड बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स। और इसके बाद इनको जो अलग अलग तरह की ज़िंदगियाँ हैं, जीवन है, वो अपने में समा लेता है। What happens to the nitrogen once it is converted into the form that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules। मतलब अब सोचने की बात यह है कि एक बार जो नाइट्रोजन है जब वो इस तरह की फॉर्म में, मतलब वो इस रूप में आ जाती है कि उसे आसानी से जो जीवित पदार्थ हैं, जीव जंतु हैं, वो उसे आसानी से ले पाएँ या फिर वो आसानी से उसको यूज़ कर पाएँ, तो तब उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स जनरली टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। जो पौधे होते हैं वो अक्सर जो नाइट्रेट्स होते हैं या नाइट्राइट्स होते हैं उनको ले लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड्स। और वो इनको अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं विच आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स। और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं। सम अदर बायोकेमिकल पाथवेज आर यूज्ड टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसके अलावा कुछ इस तरह के कुदरती चीज़ों को लेकर ऐसी रासायनिक क्रियाएं कराई जाती हैं जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, मतलब जो नाइट्रोजन की एक तरह से बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन होती है। अलग अलग क्रियाओं से ये बनाए जाते हैं।
and then these proteins and other complex compounds are subsequently consumed by animals. तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम बनाते हैं कुदरती चीज़ों को केमिकली रिएक्ट करवा के, उनको जो एनिमल्स हैं वो एंड में फाइनली जो एनिमल्स हैं वो खा लेते हैं. वंस द एनिमल और प्लांट डाइज, और एक बार ये जानवर या जो पौधा होता है वो मर जाता है, अदर बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो जब वो जानवर या फिर वो पौधा मर जाता है तो जो मिट्टी में बाकी के बैक्टीरिया होते हैं वो उस पौधे या जानवर के बीच की जो नाइट्रोजन है उसके कंपाउंड्स को वापस नाइट्रेट्स में बदल देते हैं. एंड नाइट्राइट्स, वो उसको वापस नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदलते हैं. अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन. तो एक अलग तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में बदल देता है. दस देयर इज़ अ नाइट्रोजन साइकिल इन द नेचर. तो हम ये कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि कुदरत में, हमारे पर्यावरण में एक नाइट्रोजन साइकिल चलता है, इन विच, जिसमें कि द नाइट्रोजन पासिस फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इन द सॉइल एंड वाटर. तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है हमारे वातावरण में वो अपने फॉर्म को चेंज करते हुए सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलती है और कहाँ जाती है, पानी और मिट्टी में पहुँच जाती है. और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदला जाता है इन लिविंग बींग्स. और ये कब कौन करते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं. जब उसे वो मिट्टी और पानी से लेते हैं तो वो उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं. और उसके बाद वापस जब ये जीवित प्राणी या फिर जो पौधे हैं जब ये मर जाते हैं तो वो वापस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल नाइट्रोजन के फॉर्म में या नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में वापस मिट्टी में मिल जाती है. तो इस तरह से एक नाइट्रोजन साइकिल है जो हमारे वातावरण में लगातार चलता रहता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में आता है. देन हमारे पास है हमारा कार्बन साइकिल. अब इसे ध्यान से देखिए. कार्बन इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ. जो कार्बन होती है वो हमारी पृथ्वी पे बहुत से रूपों में पाई जाती है. इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड्स एंड ग्रेफाइट. तो जो कार्बन होती है वो हमारी पृथ्वी में बहुत से रूपों में होती है और मेनली ये डायमंड या ग्रेफाइट मतलब हीरो या ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलती है. इन द कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. और अगर हम कार्बन के बारे में देखें तो ये मिक्सचर के रूप में, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मिक्सचर के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे वातावरण में रहती है एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट सॉल्ट्स इन वेरियस मिनरल्स. इसके अलावा जो अलग अलग खनिज पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, उनके बीच में ये कार्बोनेट के रूप में होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में होती है. वाइल इन ऑल लाइफ फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स. और जितने भी हमारे जो जीवन के अलग अलग फॉर्म्स हैं उनमें ये अलग अलग, मतलब जो भी चीज़ें हम खाते हैं, हमारे जीव जंतुओं को जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं तो उन सब में कहीं ना कहीं ये कार्बन होती है. जैसे कि प्रोटीन्स हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, फैट्स हुए, न्यूक्लिक एसिड्स हुए एंड विटामिन्स हुए, इन सब में कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है वो होती है. द एंडोस्केलेटन्स एंड एक्सोस्केलेटन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट. मतलब जो हमारे बहुत से जीव जंतु हैं उनकी जो हड्डियां हैं, स्केलेटन्स मतलब जो उनकी हड्डियां हैं, अंदरी और बाहरी जो उनकी हड्डियां होती हैं, अंदरूनी और बाहरी, वो सब कार्बोनेट सॉल्ट से ही बनी होती हैं. कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अक्सर जो कार्बन होती है वो हमारी बॉडी में कहाँ से पड़ती है, वो बॉडी में बनती है फोटोसिंथेसिस से, जो कि अक्सर जो है सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में सारे जीव जंतु करते हैं. दैट कंटेन्स क्लोरोफिल. और ये सारे उन पौधों के साथ होता है जहाँ जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है. दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिजॉल्व इन वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे वातावरण की, उसको
या फिर जो पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको जो है सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है। दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ईदर कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंसेस। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं इनको बाकी चीज़ों में बदल दिया जाता है और यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। और या फिर इसको बाकी के और काम करने के लिए जो पौधा है उसके लिए एनर्जी की फॉर्म में बदल दिया जाता है। मतलब जो ग्लूकोज है या तो उसको बाकी पदार्थों में चेंज कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा, या फिर जो ग्लूकोज है इसको एनर्जी की फॉर्म में लेकर जो पौधा है वो अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ करता है। The utilization of glucose to provide energy to living things involve the process of respiration। अब इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो ये जो जीवित प्राणी होते हैं ये ग्लूकोज को कहाँ यूज़ करते हैं, एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को आगे कैरी कर सकें। किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें इन विच द ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी यूज्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो ग्लूकोज बना होता है इसको क्या करते हैं, एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हुए जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस वातावरण में चली जाती है। अनदर प्रोसेस, एक और जो प्रोसेस है that adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion। इसके अलावा एक और प्रोसेस जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस वातावरण में जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंबस्शन। कंबस्शन मतलब किसी चीज़ का ईंधन के रूप में जलना। वेयर द फ्यूल्स आर बर्न्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस नीड्स। मतलब ऐसी प्रोसेस, ऐसा काम जिसमें जो हमारा ईंधन होता है हम उसको जलाते हैं ताकि हमें किसी तरह की एनर्जी मिल सके फॉर वेरियस नीड्स। और वो एनर्जी को हम अलग अलग कामों में प्रयोग में लाते हैं, लाइक हीटिंग, जैसे कि किसी चीज़ को गर्म करना हुआ, कुकिंग पकाना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हुई, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी जब जो पेट्रोल है जब हम उसको गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी चलती है और चलते हुए जो पेट्रोल है वो कंबस्ट होता है, मतलब वो ईंधन जो है वो खपत होती है और उसकी वजह से जो गाड़ी है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जा पाती है। और जो वो धुआं छोड़ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वापस वातावरण में मिल जाती है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ईंधन के जलने की वजह से वापस वातावरण में चली जाती है। इनफैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ सेड टू हैव डबल्ड। मतलब सच्चाई तो ये है कि जो हमारा वातावरण है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहा जाता है कि वो पहले से दुगनी हो गई है सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। और ऐसा तब से हुआ जब से कि औद्योगिक क्रांति आई, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तब से जो हमारी ईंधन है जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, इसे इंसान ने बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जलाना शुरू कर दिया है। कार्बन लाइक वाटर इज़ द साइकिल रिपीटेडली थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स बाय वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो इसी तरह से जो कार्बन है वो पानी की तरह अलग अलग प्रक्रियाओं से वापस एक साइकिल बनाते हुए वातावरण में घूमती रहती है। तो ये था आपका कार्बन साइकिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस क्या है, चलिए ध्यान से जानते हैं। Recall the reading taken by you under 3 in activity 14.1. Heat is trapped by glass and hence the temperature inside the glass enclosure will be much higher than the surroundings। मतलब 14.1 जो एक्टिविटी आपने की थी आप उसको देखें, उसमें क्या था, जो हीट थी, जो गर्मी थी, उसको वो ग्लास के बीच में, टम्बलर के बीच में फंस गई थी और उसकी वजह से जो ग्लास के अंदर का, मतलब उस ग्लास टम्बलर के बीच का टेम्परेचर था वो कहीं बहुत ज़्यादा था बाहर के वातावरण के मुकाबले। दिस फिनोमिना वाज यूज्ड टू क्रिएट एन एनक्लोजर। और इसी तरह का जो तरीका है इसको
इसको प्रयोग में किया गया था। टू क्रिएट एन एनक्लोजर वेयर द प्लांट्स कुड बी केप्ट वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स, विंटर एंड कोल्ड क्लाइमेट्स। तो जो इस तरह का तरीका है, अक्सर इसको बहुत ज़्यादा गर्मी वाले या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे, जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे पौधों को जीवित रखने के लिए अक्सर इसी तरह का तरीका अपनाया जाता है। सच एनक्लोजर्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस। और इस तरह के जो बड़े बड़े ढांचे होते हैं जिनमें पौधों को ढक के रखा जाता है, उन्हें ग्रीन हाउस कहा जाता है। ग्रीन हाउसेज हैव ऑल्सो लेंट देयर नेम टू एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। और ये जो ग्रीन हाउस है, यही नाम अक्सर हम एक वातावरण की घटना को भी देते हैं। सम गैसेज प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। हमारे वातावरण में ऐसी कुछ गैसेस हैं जिनकी वजह से जब सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी पे पड़ती है तो वो गैसें उसको बाहर वापस नहीं जाने देती या परावर्तित नहीं होने देती। एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेज इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज द एवरेज टेम्परेचर टू इंक्रीज वर्ल्ड वाइड। और अगर ये जो गैसेज हैं जो हमारी पृथ्वी पे पड़ती हुई गर्मी को वापस परावर्तित नहीं होने देती, तो अगर ये गैसेस की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से पृथ्वी पे जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इसी जो प्रक्रिया को हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे एक तरह से एक ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे वातावरण में बढ़ जाएगी, वुड कॉज मोर हीट टू बी रिटेन्ड बाय द एटमॉस्फेयर। और इसकी वजह से जो हमारा वातावरण है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी सोख के रखेगा। एंड लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और उसकी वजह से जो है हमारी जो पृथ्वी है वो अधिक गर्म हो जाएगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अब हमारे पास एक और साइकिल है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। आप इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज़ अ वेरी अबंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ। जो ऑक्सीजन है वो हमारी पृथ्वी पे मिलने बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 21%। ये जो ऑक्सीजन है हमारी वातावरण में 21% पाई जाती है। पहले हमने किया था कि 78% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कार्बन साइकिल। अब ये ऑक्सीजन जो है ये 21% पाई जाती है। इट ऑल्सो अकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। ये अक्सर जो है जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसके ऊपर भी ये बहुत गैसों के साथ मिलकर पाई जाती है। एज वेल एज ऑल्सो इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा जो हवा है उसके बीच में भी ये कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। इन द क्रस्ट इट इज़ फाउंड एज द ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स। जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर ये बहुत से धातुओं के ऑक्साइड्स के रूप में मिलती है। एंड सिलिकन, और इसके अलावा सिलिकन के रूप में मिलती है। एंड ऑल्सो एज कार्बोनेट, सल्फेट, या फिर ये मिलती है कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट एंड अदर मिनरल्स, और या फिर नाइट्रेट या बाकी के खनिज पदार्थों के रूप में मिलती है। It is also an essential component of most biological molecules. इसके अलावा ये बहुत से जो कुदरती तौर पे मिलने वाले कण हैं उनका भी हिस्सा होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हुए, प्रोटीन्स हुए, न्यूक्लिक एसिड्स हुए या फिर फैट्स हुए। अब इसके बाद बट व्हेन वी टॉक ऑफ ऑक्सीजन साइकिल, परंतु जब भी हम ऑक्सीजन के साइकिल की बात करते हैं, वी आर मेनली रेफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो अक्सर हम उस साइकिल की बात करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा वातावरण है उसमें ऑक्सीजन का एक खास लेवल बना रहता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड अप इन 3 प्रोसेसेस। अक्सर जो हमारे वातावरण की ऑक्सीजन है वो 3 कामों में प्रयोग में लाई जाती है, नेमली कंबस्शन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ये 3 तरह से कामों में लाई जाती है। पहली बात है कंबस्शन, मतलब जब ईंधन जलता है तब ऑक्सीजन प्रयोग में आती है। रेस्पिरेशन, जब कोई
जब कोई सांस लेता है तब भी हम ऑक्सीजन को प्रयोग में लाते हैं।